नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पश्चिम बंगाल की बात हमने कल भी की थी और पश्चिम बंगाल की बात आज भी करेंगे, क्योंकि खबर अलग है। कल हमने राष्ट्रपति के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल को लेकर के डिबेट की थी और आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन के विरोध को लेकर के पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। अब चुनाव आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर पश्चिम बंगाल की बात करनी होगी, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल निरंकुश होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टीएमसी विरोध कर रही है। जगह जगह सीईसी गो बैक की तख्तियों के साथ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने टीएमसी के इस विरोध को संवैधानिक संस्था का अपमान माना है, जो कि है भी। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि कल राष्ट्रपति के बाद आज सीईसी को लेकर विवाद हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि सीएम ममता को हर किसी से दिक्कत क्यों है? चुनाव से ऐन पहले संवैधानिक संस्थाओं की ही परवाह नहीं उनको दिख रही है, तो फिर आगे चुनाव से में उनसे क्या उम्मीद की जाए? कई सवाल हैं, जैसे पहले राष्ट्रपति और अब सीईसी, ये संयोग है या चुनावी प्रयोग है? विपक्ष को चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं कर पा रहा या विपक्ष संतुष्ट होना ही नहीं चाहता है? और पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य क्या बचा है जिसको हमारा चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं कर पा रहा? इन दिनों लोकतंत्र का पर्व अक्सर जंगी शक्ल क्यों लेता है? और भी कई सवाल हैं ताल ठोक के, जिन्हें अपने मेहमानों के सामने मैं रखूंगा। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊं, चर्चा शुरू करूं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता हूं। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली माँ सबइन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। गणेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है, उसका तहत ये सब हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। मेहमानों का परिचय करा के सीधे चर्चा शुरू करता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता राखी बिल्लान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ हैं। प्रीतम करमाकर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा मोहम्मद अमीन हैं, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन के, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, बस जो नहीं है वो संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता। अगर जुड़ चुके होते अब तक तो सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से पूछता, लेकिन सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम आपसे। जफर इस्लाम जी, वैसे अगर ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही हैं, अगर वो हाई कोर्ट का, अगर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती हैं, तो बीजेपी खेमे में तो खुशी की लहर दौड़ जाती होगी कि ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन वाले हालात वहाँ पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले पैदा हो रहे हैं। वरना अब तक तो कोई ना कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी टीएमसी पर या ममता बनर्जी पर, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान वो कोई आज से नहीं कर रही हैं। देखिए मुस्कान जी, दो चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ ये कि ममता बनर्जी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसका अपमान कर रही है, ये सही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है। जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसका मान सम्मान करना ये उनका अधिकार है और उनका फ़र्ज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब इलेक्शन कमीशन के साथ टीएमसी की टीम बैठती है तो उनको फिर आड़े हाथ लेती है, ना कि अपने तकलीफ या आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको ग्रीवांस है, उसका रेजोल्यूशन के लिए बात करती हो।
तो ये समझ में आता है कि ये अपने रेजोल्यूशन की बात नहीं, ये सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। आज देखिए हमारी टीम भी मिली, बीजेपी की टीम भी मिली, हमने उनसे बजाते जो हमें लगता है कि उस इलेक्शन को बेहतर तरीके से चाहे बीजेपी की टीम का मिलना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है जफर भाई। बीजेपी की टीम हो या फिर इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की टीम कहा जाए, ये तो विवाद पुराना है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अगर कुछ ऐसा करती है जो असंवैधानिक है तो फिर हम तमाशा क्यों देखते रहते हैं? भाई सरकार आपकी है और तमाम राज्यों में है, तो उन्हें ऐसा करने क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा इसलिए। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए कोई पॉलिटिकल फायदा इसमें नहीं ढूंढते हैं। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर लें जो कि लगता है कि बंगाल में होना चाहिए, उसको इन्वोक करेंगे तो उनकी सरकार गिरेगी, प्रेसिडेंट रूल बन जाएगा, लग जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ये फिर उठाएंगे बात कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अब जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता के अदालत में जा रहे हैं, जनता ही इनको जवाब देती है, इसलिए कि जनता वहां से चेंज चाहती है और जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए वहां वेस्ट बंगाल में, और वहां एक परिवर्तन के लिए ऑलरेडी वहां पर एक स्लोगन शुरू हो गया, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन आना चाहिए। अब यह है कि ममता बनर्जी इस तरह का खेला कर रही है, खेल करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको ये जो परिवर्तन की जो प्रदेश की जनता की चाहत है उसको कहीं ना कहीं उसमें आड़े बन के आए। लेकिन ये जितनी भी कोशिश कर ले, इस बार जो कोशिश करना है, ये चाहे घुसपैठियों के वोट को बचाने का, चाहे इस तरह के धरना प्रदर्शन का, चाहे अलग अलग तरीके से नाटक करने का, ये जनता के बीच में बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता ने मन बनाया इसलिए कि जनता समझ रही है कि अपने फायदे के लिए। अब आप देखिए उनके भतीजा बनर्जी जी, अभिषेक बनर्जी का जरा देखिए। अच्छा, ये खुद चप्पल पहन के चलती है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जी। कह रहे देखिए इनके पोशाक को देखिए, बिल्कुल सादगी से चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। जरा अभिषेक बनर्जी का जरा देख लीजिए, जरा घर देख लीजिए, आपको पैलेशियल घर है भाई, क्यों इसको जो है डबल स्टैंडर्ड? किसी की प्रॉपर्टी से हमें क्या लेना देना जफर भाई? हम तो अगर कोई असंवैधानिक या लोकतांत्रिक गतिविधि करेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। अब वो क्या पहनते हैं, किस घर में रहते हैं, वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज हो गई। देखिए ऐसा नहीं अनुराग भाई, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनका हर चीज में डबल स्टैंडर्ड है, लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए। अभी ये जो भी इंस्टीट्यूशंस का अपमान कर रही हैं, जो जैसे राष्ट्रपति आए उनका अपमान किया, वहां पर उनका अपमानित किया, तो ये सब चीजें जो है जनता देख रही है। अभी इस पे हम अगर इन्वोक करते हैं आर्टिकल 356 तो ये फिर वो जो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे। इसलिए जनता के दरबार में ही इनको जनता जवाब दे, बेहतर होगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनके जो फर्जी वोटर्स थे वो फर्जी वोटर्स वोट नहीं दे पाएंगे, इसका उनको सदमा है और इसलिए धरना प्रदर्शन कर रही है। देश की जनता और बंगाल की जनता चाहती है कि बांग्लादेश से कोई ना आए और शुद्धिकरण हो उस वोटर लिस्ट का, इसलिए पूरा SIR का एक्सरसाइज हुआ जिनसे वो दुखी घूम रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय शर्मा TMC से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, एक शादी में हमने देखा एक नाराज फूफा होता है जो हर बात पर नाराज रहता है। उसे आप गर्मा गर्म चाय दीजिए तो कहेगा बहुत गर्म है, अगर उसे ठंडी चाय पिला दीजिए कहेगा ठंडी चाय। मतलब हर चीज में वो कमी निकालने की उसका आदत होती है, इसलिए उसे कहा जाता है नाराज फूफा। वो शादी का एक नाराज फूफा हर शादी में आपको मिल जाएगा। ममता जी कुछ इसी भूमिका में नजर आती हैं, वाकई ये बात सच है या फिर बीजेपी पोर्ट्रे ऐसा कर रही है कि ममता जी उस भूमिका में है? भाई ये बहुत गंभीर मामला है जो राष्ट्रपति के साथ हुआ, जिस तरीके से अब CC गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये कोई अंग्रेजों की यहाँ पर हुकूमत थोड़ा ही है कि हम अंग्रेजों से कहते थे कि भाई गो बैक। ये अपने ही देश में इस तरीके की गतिविधियां जिसे असंवैधानिक माना जाए, अलोकतांत्रिक माना जाए और फिर उसे न्याय संगत भी बताया जाए, ये किस तरीके की राजनीति है TMC की? TMC की जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं ऐसी कोई राजनीति नहीं है। नाराज फूफा वाली बात नहीं है। बात यह संबंधी यदि बचलन हो जाए तो कोई क्या करे। केंद्र सरकार ने देश के संघीय ढांचे को विध्वस्त कर दिया है और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी इस मामले में आना पड़ गया। ये बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक प्रकरण है। अच्छा, राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल नहीं जा सकती क्या, ये बताइए? या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते क्या? इसके पहले नहीं आई क्या राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति जी कहीं भी जा सकती है, हर जगह उनका स्वागत है।
लेकिन राष्ट्रपति जी से जो काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है यह बहुत दुखद है। देश के सर्वोच्च पद पर जो विराजमान है उनको सामने लाकर राजनीति करना ये जनता पार्टी जैसे पाखंडी लोग ही कर सकते हैं। कोई शुभ बुद्धि संपन्न व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, कोई शुभ बुद्धि संपन्न राजनीतिक पार्टी ऐसा कर नहीं सकती। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है और चुनाव आयोग के बारे में आपने कहा, हम कैसा चुनाव आयोग चाह रहे हैं, देश को कैसा चुनाव आयोग चाहिए। एसआईआर के प्रकरण में 120 से ज्यादा प्राणों की आहुति लेने के बाद भी चुनाव आयोग के कानून पर है और लगातार देश का जो संघीय ढांचा है उसे तार-तार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। हमें इस चीज से आपत्ति है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। अरे आपको घुसपैठिए तो निकालने नहीं है, 11 साल में आपने घुसपैठिए नहीं निकाले, 11 साल में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि देश की जनता को लगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव है। चलिए वो जनता तय करेगी, को निकाल रहा है, वो जनता तय करेगी 11 साल में क्या हुआ है क्या नहीं। अभी बंगाल के जब चुनाव आ गए हैं, हाँ। इनको घुसपैठिए की बात याद आती है और जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिनका सदियों से यहाँ रहने की परंपराएं हैं उनके नाम तक काटे गए। भाई जब आप लेफ्ट के शासन को हरा करके आए थे संजय शर्मा, तो घुसपैठ की समस्या को आप भी गंभीर समस्या बताते थे। वो समस्या आपने दूर नहीं की, तो घुसपैठ की समस्या तो जस की तस है ना। सिक्योरिटी फोर्स और देश की सीमाओं का प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय के जिम्मे है। केंद्रीय गृह मंत्री उस पर संसद में जवाब दे चुके हैं। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में उस पर जवाब दे चुके हैं। मामले में हम कुछ कह देंगे, हमारे पास कोई जिम्मा नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ करना नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय समय अपने कार्यकाल में 1 लाख के लगभग लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला था। वर्तमान में जो आंकड़ा 10,000 से भी कम है, इन्होंने अपने 11 साल में 10,000। मैं संजय भाई आता हूं आपके पास। ठीक है संजय जी, मैं आता हूं। अब मोहम्मद अमीन साहब के पास रुख करता हूं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मोहम्मद अमीन साहब, क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये वाकई में पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं जिस तरीके का आरोप टीएमसी लगा रही है? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके कहा जा सकता है जो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला, मुस्कुराते हुए जिस तरीके से वो संबोधन दे रहे हैं, काली माता का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से वो वहां पर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या वाकई में टीएमसी का यह आरोप कि संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने हित साधने के लिए काम पर लगा रखा है, यह आरोप सही है या हो सकता है कहीं से? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, आज़ादी के बाद से 51-52 से आप देखिए आज तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता रहा है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में ऐसा दिखाया गया, प्रोजेक्ट किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है रूलिंग पार्टी से रिलेटेड है, यानी उसके पक्षपात करता है, उनके उसके कंट्रोल में काम करता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं जो दर्शाया जाता है। और इसी की वजह से ये एसआईआर प्रक्रिया जो शुरू की गई वो अपोजिशन की मांग थी। आपने देखा दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हम उसमें और भी सुधार करें। वो थी एक हमारी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को 2004 और 2002 के बाद से बहुत दिनों के बाद अब उसको प्यूरीफाई किया गया। तो क्या ये बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो डेथ हो गई या माइग्रेट कर गए या जिनके 2-2 बार नाम हैं, क्या उनको न हटा जाए? इसके अलावा क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दौरा भी किया था, मैंने आसनसोल का और उधर गया हुआ था चितरंजन, तब मैं हावड़ा में देखा था, वहाँ कलकत्ता के अंदर, कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था उसके नीचे वहाँ पे हमारे ब्यूरोज बैठे हुए थे। सारे स्टेट के ऑफिसर्स हैं। इलेक्शन कमीशन कभी भी कोई अपना स्टाफ नहीं लाता, सब उसी स्टेट का होता है। और अब जब इलेक्शन होता है तब हमारे ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, लेकिन सारे बीएलओ उन्हीं के थे। कहाँ से बेईमानी कर ली? वहाँ पे सारे अधिकारी उन्हीं के थे, एईआरओ भी वही होता है, तहसीलदार, और वहाँ भी जो टीचर से जो भी लगा हुआ था उसमें सब हमारे डिपोटेशन पे तो थे, हमारा कानून मान रहे थे, लेकिन थे वहीं के सब लोकल थे और बीएलओ भी लोकल होता है। तो कहाँ से काट दिए इनके भाई, हमारे समझ में नहीं आया। इसे याद होगा एक बार इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो ममता जी ने एक हमारे ऊपर ब्लेम लगाया था। सुनिए शर्मा जी, एक ब्लेम लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हर स्टेट में, यानी केरला में, तमिलनाडु में और जो पांडिचेरी में, हर जगह पुदुचेरी में एक दिन में कराया गया
और हमारे यहाँ 7 दिन में कराया गया, 7 राउंड में। रीजन क्या है आप देख लीजिए, अपना भौगोलिक स्थिति देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है आपके पास, आप भूटान है, बंगाल है, आप देखिए वहाँ से बॉर्डर मिल रहा है आपका, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहले तो कभी नहीं बुलाया जाता था आपका बीएलओ के साथ में कोई आदमी, अब की बार हर बीएलओ के साथ में हर पार्टी को अधिकार दिया गया कि अपने 2 बीएलओ लगाइए और देखिए कोई बात है तो कंप्लेन करिए। आपको बहुत ज़्यादा था तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन जब संवैधानिक प्रक्रिया है इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकता। हाँ, उसके बाद आपको चैलेंज करता है, जो भी करिए उसको करिए, लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगाना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फिर उसी के चुनाव के बाद ये ममता जी भी बैठी हैं, जब ये हारी थी बाई इलेक्शन मेन इलेक्शन, उसके बाद चिल्लाती रही कि साहब होम मिनिस्टर हैं, शाह साहब के अंडर और मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है, और जब बाई इलेक्शन जीती हैं वो और फिर चीफ मिनिस्टर बनी है बाई इलेक्शन का, उसके बाद से मैंने नहीं सुना था। अभी मैं सुन रहा हूँ पिछले 1 साल से फिर ये शुरू हो गई कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, चोर है। संजय जी का काउंटर अमीन जी ले लेता हूँ। संजय जी छोटा रखिएगा। अमीर जी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके पहले जब भी एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से हुई है, उसमें कितना समय लेके किया गया और ये कितने कम समय में हो रही है। देखिए ये हमारा काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है, किसी पार्टी का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। कैसे करना है इलेक्शन कमीशन करेगा, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप लोगों की यू आर स्टेक होल्डर ओनली, यू कैन ऑब्जेक्ट, यू कैन करेक्ट इट, बट यू कैन नॉट चैलेंज इट। हाउ द इलेक्शन कमीशन कैन डू देयर जॉब? दिस इज आवर जॉब। आपको इलेक्शन लड़ना, आप इलेक्शन लड़िए, हम नहीं कहते कि आप इलेक्शन कैसे लड़िए, हम आपको नहीं कहते इलेक्शन लड़ने के लिए, हम आपका चुनाव कराते हैं। चुनाव कैसे करना है ये हमारा काम है, इलेक्शन कमीशन का। आप कुछ नहीं होते, आप सुनिए बड़ा चैलेंज करते होंगे राष्ट्रपति और हमारे इलेक्शन कमीशन को गो जाओ, आप जाइए तो आपकी इलेक्शन बता देगा आपको क्या होगा। आप काम करेंगे तो जनता चुनेगी, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है इलेक्शन कराना, कब हो कैसे हो ये हमारे काम है, उसमें आप कुछ मत करिए अमेंडमेंट, आप इलेक्शन लड़िए ईमानदारी के साथ। ठीक है, आप बताइए, आप ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़िए। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, कैसे करना है, क्या करना है, हमको इलेक्शन मत दीजिए, हमारी स्पेशलाइजेशन है। ये आंकड़ा कौन भी लाएगा? ये इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्टाइज है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा ये आप नहीं बताएंगे, ये संविधान बताता है, संविधान के अंदर चुनाव होता है। ये कोई पार्टी नहीं है आपके कहने से दब जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया है। आप इलेक्शन में भाग ले ना ले, आप काम इलेक्शन कमीशन के आए ना आए, हमारा इलेक्शन कमीशन का काम होगा, संविधान के अंतर्गत होगा। आप चिल्लाते रहिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आप सरकार में आए हैं। गो बैक से नहीं चलेगा काम। ठीक है, आप अपने आप बैक। अच्छा ठीक है, प्रीतम कर्माकर का मैं रुख करूं, उससे पहले अनंत विजय साहब का रुख करता हूं। ठीक है, अनंत विजय जी, ये विपक्ष की हिट एंड रन वाली नीति है या वाकई से गंभीरता से लिया जाना चाहिए? चाहे हम टीएमसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, विपक्षी किसी भी पार्टी की बात करें, वोट चोरी और उससे पहले ईवीएम में गड़बड़ी कोई साबित नहीं कर पाया, वोट चोरी कोई साबित नहीं कर पाया, अब एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये मेरा काम है, आप उसको करेक्शन के लिए सुझाव दे सकते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद उसके सिर्फ चैलेंज का ही हमला किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और यह कहते हुए अभी देखिए संजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, अब चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये कितना गंभीर है और ये जनता के पर्सपेक्टिव में क्या विपक्षी पार्टियों को लगता है ये उनका तीर चल जाएगा? अनम्यूट कीजिए अपने आप को अनंत जी। हमने ये पूर्व में देखा अनुराग जी कि ना ये हरियाणा में चला, ना महाराष्ट्र में चला, ना बिहार में चला, तो बंगाल में भी चलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। दरअसल क्या होता है ना कि मनोविज्ञान में एक टर्म होता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया इज ए सीरियस इलनेस, लेकिन जब पॉलिटिकल हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है ना, इसका लक्षण ये होता है कि उस व्यक्ति को पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश करती हुई दिखाई देती है। और यही पॉलिटिकल हाइपोकॉन्ड्रिया में होता है कि किसी एक पार्टी को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। अब समस्या ये है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ समस्या है कि वो INDIA गठबंधन का भी कोई दल उनके साथ नहीं है। जो जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी क्या स्टैंड लिया आपने सुना ही था, उनको अधीर रंजन चौधरी को किस प्रकार से उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना की। तो मैं उनपे नहीं जाता क्योंकि राष्ट्रपति पर आज ये बहस नहीं है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और चिंता की भी बात है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गो बैक के नारे लगाए जाते हैं उनके पास। क्या राष्ट्रपति, चुनाव आयोग,
ईडी, सीबीआई, कोई भी बंगाल में नहीं जा सकती। और जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के खिलाफ ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि कोई बंगाल में नहीं जा सकता? ढांचा पर प्रहार करने, कौन प्रहार कर रहा है ये तो देखना चाहिए ना। संजय शर्मा जी बीच में मत बोलिए, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप संघीय ढांचे की बात कर रहे थे सर। संघीय ढांचा कौन तोड़ रहा है इसको भी तो देखना चाहिए। आज जो हुआ सीईसी की बैठक में आपके मंत्री और उनके बीच जिस प्रकार के आपके मंत्री ने वहां से निकल के आरोप लगाया कि हम पर चिल्ला रहे थे, उसके पहले आपके एक नेता ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ उंगली दिखा के बात कर रहे थे, उंगली काट ली जाएगी चुनाव आयोग की। तो ये सब क्या है सर? इस पर कभी भी गंभीरता से विचार किया है क्या ममता दीदी ने, या उनको लगता है कि सिर्फ चिल्ला कर और ये धरना देकर और इस प्रकार की राजनीति से? मुझे तो संजय जी इसमें सिर्फ एक ही चीज लगती है, संजय जी मुझे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है कि इस बार ममता दीदी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। अब मुझे नहीं पता, मैं अभी बंगाल गया नहीं हूं, बंगाल में आपको संजय जी बीच में संजय जी बारी पे बोलिएगा, समझ में नहीं आ रहा दोनों क्लैश। मैं सिर्फ संजय जी ये कह रहा हूँ कि इस बार ममता बनर्जी थोड़ी मतलब फ्रस्ट्रेटेड तो ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन थोड़ी परेशान दिख रही है। वो हर किसी को उनके खिलाफ साजिश करते हुए नजर आ रहे। अब आप लोगों ने राष्ट्रपति को भी कह दिया कि राष्ट्रपति का भी उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे कोई तो सीमा रखिए, किसी को तो बख्श दीजिए। मतलब राष्ट्रपति भी शुरू हो जाएंगे। आपने पत्रकारों को कहा, आपने टीवी पैनलिस्टों को कहा, आपने एंकर्स को कहा, और जिन पत्रकारों को आप बड़ी सुविधानुसार अपने राज्यसभा भेज देते हैं वो तो आपको याद नहीं आता। तो मैं यही कह रहा हूं कि तमाम लोगों पर उंगली उठाने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि परिवर्तन हो ना हो, ममता बनर्जी परेशान जरूर है बंगाल में इस बार। ठीक है संजय जी, काउंटर दीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। मतलब आश्चर्यजनक बात क्या है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कोई बंगाल में नहीं जा सकता। अच्छा, गो बैक गो किनारे क्यों लगा रहे फिर आप संजय जी? नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूं बंगाल में हर कोई जा रहा है, लेकिन आप गो बैक गो किनारे क्यों लगा रहे हैं? मुझको आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना। बंगाल में डेली भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल डेली आ रहे हैं और बहुत आराम से अपना काम कर रहे हैं। कहीं किसी के लिए कोई रोक टोक है नहीं। हम तो यूपी वाले नहीं है ना कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उनको एयरपोर्ट पे ही बैठा दिया जाएगा, उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। संजय जी, पश्चिम बंगाल में जाने के लिए कोई पासपोर्ट भी नहीं लगता है, कोई भी जा सकता है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी एक बात सुनिए ना, यूपी में जाने के लिए लगता है? नहीं, कहीं नहीं लगता भाई, ये हिंदुस्तान है। आइए ना, आइए, क्या दिक्कत क्या है? आप कभी आइए स्टूडियो में, आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। मैं तो आपसे संजय जी तो ऐसा एक बार भी नहीं किया। नहीं संजय जी, मैं क्या बात कर रहे हैं आप? अधिकारियों को बंधक बनाकर रख लिया जाता है पश्चिम बंगाल में, कौन नहीं जानता। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग गो बैक हो जाएगा, सुनिए ना, कांड में जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया गया था क्या? अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो आपने बदला लिया था क्या? आपने बदला लिया था क्या? कमाल कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि मैं तो ये प्रतिनिधिमंडल को तो रुकने ही नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल से गो बैक हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कौन कराएगा, ये तो बता दीजिए। एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो रजिस्ट्री करा दी। चुनाव आयोग को गो बैक जाने के लिए किसी ने नहीं कहा। चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं उससे परेशान लोगों ने गो बैक का नारा लगाया है। ये एक प्रकरण उपस्थित हो गया, इससे हमारी पार्टी कोई नाराज लोग यदि करे, हम क्या कर सकते हैं? और चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं, जीवित लोगों की भीड़ है, उन्हें मृत दिखा दिया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि आज जो जीवित लोग हैं उनको करेक्शन के लिए समय भी दिया जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं, मेरे अपने रिश्तेदारों को मृत घोषित कर दिया गया, उन्होंने वापस फॉर्म भरा, अब वो जीवित हैं चुनाव आयोग की लिस्ट में। दिक्कत क्या है? त्रुटियों के लिए हमेशा एक आपको एक हमेशा स्पेस दिया गया है त्रुटियों के लिए, कि अगर कोई त्रुटि है उसकी सुधार के लिए। शर्मा जी सुनिए, एक मिनट सुनिए शर्मा जी। 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, 5 आदमी नहीं आए वहां पर कि उनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पर करेक्शन 10 दिन पहले, जिस दिन चुनाव होगा, नॉमिनेशन और नोटिफिकेशन होता है नॉमिनेशन का, उससे पहले तक 10 दिन तक पहले तक आदमी का नाम इंक्लूड हो सकता है। और फिर एक चीज बता रहा हूं, करेक्शन उस दिन तक हो सकता है।
10 दिन पहले कहाँ है बताने? कोई हजारों लोग नहीं है। नहीं कोई नहीं है। अरे आप 5 लोग को लेकर आइए ना, आप 5 लोग को लेकर आइए। आप 5 लाख बिहार में 60-70 लाख लोगों के वोट कटने की बात कही, 60-70 लोग सामने नहीं आए किसी विपक्षी पार्टी के। 10 कंप्लेंट आरजेडी ने नहीं दी, 10 कुल मिला के कंप्लेंट आरजेडी की तरफ से नहीं दी गई। सिर्फ टीवी डिबेट में बोलने के लिए ये बातें आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बोल देंगे कि और हम अभी चुनाव चलती प्रक्रिया में आपको जीवित आदमी दिखा रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां नहीं पहुंचा कोई भी आज तक। बहुत पहुंच जाती है आपकी मुख्यमंत्री जी भी। मुश्किल क्या है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज चुनाव आप जाइए ना, मुश्किल क्या है? करिए सुप्रीम कोर्ट में। मुश्किल क्या, चुनाव आयोग को जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए था जनता के प्रति, अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा चाहिए थी, वो न्याय अधिकारी देखेंगे वहां पे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देखा तो जजेस देखेंगे। अरे संजय शर्मा जी, जिनके नाम कटे हैं उनको बफर दिया जाता है। अगर उस दौरान वो आवेदन करते हैं तो सुधार कर ली जाती है, और फिर भी नहीं होता है तो इस देश में अदालतें हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपके सामने तो आपके पास तो कोई दिखता नहीं है। ये आज से नहीं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से चला आ रहा है, महाराष्ट्र से चला आ रहा है। हमने बिहार में भी देखा, विपक्षी पार्टियां कह रही थी हमारे साथ इतने लोग हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, और जनता का एक प्रतिनिधि उनके साथ नहीं था ये कहने वाला कि हाँ मेरा नाम कट गया है। बताइए, ये तो हास्यास्पद बात है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आता हूं, अभी मेहमान बचे हुए हैं और समय का भी मुझे ध्यान रखना है। प्रीतम कर्माकर हमारे साथ हैं। प्रीतम, अधीर रंजन चौधरी को तो हम सुन चुके राष्ट्रपति के मसले पर, जरा थोड़ी एक प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं ईसी गो बैक के मसले पर भी कांग्रेस की, क्या कहना है आपका इस पर? पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है, चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है जी। हाँ, बाद में मैं मूल सब्जेक्ट पे आता हूं। देखिए, गो बैक जो नारे दिया गया, विभिन्न एंगल हो सकते हैं उसको विभिन्न नजरिया से देखने के लिए। मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा आदर्श से वो संविधान पे चलता है, मेन फ्रेम है संविधान। विभिन्न समय पे विभिन्न सरकारें आए, उनके अंडर में संविधान काम किया, और संविधान के ढांचे के अंडर विभिन्न जो आपका इंस्टीट्यूशन से काम किए हैं। पर मैं ये बोलना चाहूंगा, और ये बात को अस्वीकार्य नहीं है, कि फिलहाल जो दौर है, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार द्वारा संविधानों को डिक्टेट किया जा रहा है, मैं रिपीट करना चाहूंगा, डिक्टेट किया जा रहा है, उस पे ये इससे पहले देखा नहीं गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी सरकार में, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे बात करता हूं, रुकिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रीतम, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक जीवित मृत्यु संघ है, बाकायदा एक संघ है उन लोगों का जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और जो आज तक चुनाव आयोग की लिस्ट में जीवित नहीं हो पाए क्योंकि सरकार आपकी थी, उन्होंने हार करके जीवित मृत्यु संघ बनाया। आपको इस बात का इल्म है? आपको पता है इस बात की जानकारी है आपको? नहीं, जरूर पता है, क्यों नहीं पता है, पर मैं आपको ये बोलना पाऊंगा, इससे पहले आपने कहा ना ऐसी सरकारें देखी नहीं गई, तो मैंने आपको उदाहरण दिया। मैं जोड़ना चाहूंगा, हमारे पूर्वतन वक्ताओं ने बताया है कि 60 लाख 70 लाख की जगह में 60 या 70 लाख या 5 लोगों को देखा नहीं गया। पर उत्तर प्रदेश में इस बार वोटर कटे हुए जाने को लेकर उनका मुख्यमंत्री को विभिन्न जगह पे दौरा करते हुए देखा गया है, यानी कि विदेश में भी देखा गया है। मैं ये जोड़ना चाहूंगा। दूसरा बात यह है कि इससे पहले भी हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मशीन से तो हर कुछ नहीं चलता है, भला कि आज एआई से किया जा रहा है, मशीन से हर कुछ नहीं चलता है, पर उसमें संशोधन किया जाता है। और अगर कोई भी सरकार गलत किए है तो आवाज उठता है, जैसे कि आज उठ रहा है, और इससे पहले ऐसे आवाज कभी नहीं कहा। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा रीपोल कहीं नहीं होता आज की तारीख में। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र का उदाहरण दीजिए, बिहार का उदाहरण दीजिए, हरियाणा का उदाहरण दीजिए। आप लोगों ने पहले कहा ईवीएम में गड़बड़ी है, साबित नहीं कर पाए, फिर आपने वोट चोरी कहा, वो आप साबित नहीं कर पाए। आपके समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लुटा करते थे। आज आप चुनाव आयोग की इतनी साफ, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया पर इतनी आसानी से यह कहते हुए सवाल उठा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के अंडर में वो काम कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह बेहद हास्यास्पद है, और जनता मूर्ख नहीं है प्रीतम, हमको ये सोचना चाहिए। हर काम अनुराग जी, मैं ये बताना चाहूंगा, पहले भी मैं दौड़ा रहा हूं, पहले भी होता था, पर इस तरीके से नहीं। अच्छा, ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि इससे पहले बूथ कैप्चरिंग होता था और अभी नहीं हो रहा है? अरे बूथ इंस्टीट्यूशन कैप्चर होते जा रहे हैं। आपको एक सिंपल लॉजिक दीजिए
पहले टारगेट मतलब आता आप है अपने ही बीएलए पर भरोसा नहीं कर रहे जिसने कभी कोई शिकायत नहीं कराई। आप कह रहे हैं अभी भी बूथ कैप्चरिंग होती है। सिर्फ ऑर्डर मानना होता है। अरे भाई शिकायत लेकर ऑर्डर मानना होता है। अरे इलेक्शन कमाल कर रहे हैं आप, कमाल मतलब आप अपनी ही पार्टी की निगरानी को खारिज कर दे रहे हैं। वो हिसाब मिलाया जा रहा है। अनुराग जी इसको पहले आता है बीजेपी के दफ्तर से इतना लाख इतना करोड़ लोग काटा जाएगा और हूबहू वही चीज काटा जाता है। इतने खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है और कांग्रेस बेचारी जो है अदालत नहीं जा रही, टीएमसी अदालत नहीं जा रही। आता है बीजेपी के दफ्तर से। भाई ये तो बड़ा गंभीर आरोप है जफर भाई, तो बड़ा गंभीर आरोप है कि आपके दफ्तर से जाता है कितने करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे, कितने लाखों लोगों के वोट काटे जाएंगे। और इनके बीएलएस क्या कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रही, वो कह रहे मैंने पूछा ना बीएलए, वो कह रहे बीएलए केवल इंस्ट्रक्शन मानता है। वो कह रहे हर पार्टी का बीएलए क्या कर रहे हैं आप लोग? अनुराग जी दो कांग्रेस दो तृणमूल चार क्या कर रहे हैं वहाँ पर हर बीएलए के साथ? वो कह रहे बीएलए को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ये झूठ बोलते हैं ये लोग। अरे हाथ और पैर की बात नहीं है, दिमाग की बात है। ये हाथ और पैर की बात नहीं है प्रीतम, ये दिमाग की बात है, ये दिमाग की बात है, ये हाथ और पैर की बात है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, इस पर एक रिएक्शन जफर भाई का ले लेता हूं। प्रीतम आता हूं। एक इंपॉर्टेंट एक सबसे मुद्दा जो मत बोलिए भाई, एक अलग बात है लिविंग वोटरों को काटना, उसका उत्तर अरे लिविंग वोटर, अगर लिविंग वोटरों का नाम गलती से कटा है तो उसके लिए करेक्शन के लिए बफर मिलता है। भाई सुन लीजिए, ये कांग्रेस के वक्ताओं को सुनने की आदत है। अच्छा ठीक है अलग स्टेट में देखा नहीं, बंगाल में साहब सुन तो लीजिए, जस्टिफिकेशन है। और एक चीज मैं बोलूंगा, बार बार ऐसा करवाकर साहब ये घुसपैठिया है, घुसपैठिया देखने का और सुन लीजिए पहले किसका है? ठीक है क्या? अब जवाब ले लीजिए। जिम्मेदारी नहीं पूरा किया, हम अच्छा जफर भाई साहब जवाब ले लीजिए। हाँ देखिए, जो काम हम कर रहे हैं, जो आपने नहीं किया उसी की वजह से आज ये काम हमको करना, अंजाम देना पड़ रहा है। तो ये जानकारी हो जाए आपको तो बेहतर होगा। आप लोगों ने तो सिर्फ एंट्री करवाया, हम एग्जिट कराने का काम हम कर रहे हैं और वो करेंगे। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर के द्वारा सिर्फ एक ही चीज़ होता है, डिटेक्ट, और फिर बाद में उसको जो है बाहर भेज दिया जाएगा, डिटेंशन में डाला जाएगा और फिर बाद में उसको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन सही बात तो यह है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आपकी कोई शिकायत हो, वाजिब शिकायत हो, लेकर जाइए। आप उसको, आप कह रहे हैं कोई छूट गया है, कोई किसी वजह से कोई कमी रह गई है, अगर उस लिस्ट में उसको दुरुस्त करवाइए। अपना एनर्जी जो है झूठ बोलने में और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने में मत खर्च कीजिए। बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, आइए अब सुधारेंगे उसको। आप सुधरवाइए ना, आपको दिक्कत क्या हो रही है? अगर कोई आदमी जिंदा है, उसकी अगर मृत्यु में नाम आ गए लिस्ट में, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए, तो आप करवा लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी छूट हो गई, लेकिन आप वो नहीं करेंगे, एक आदमी सड़क पे नहीं है आपके साथ, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने जो फर्जी वोटर्स बनाया था, वो फर्जी वाड़ा आपका बंद हो गया है। फर्जी वाड़ा बंद हो गया तो आपके मुंह से वो फर्जी वोटर ना सड़क पर आ सकते हैं विरोध करने के लिए और ना ही वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं। राखी बिल्लान हमारे साथ है। राखी बिल्लान, दिल्ली इलेक्शन हमने देखा और दिल्ली इलेक्शन से बड़ा ईमानदारी का सबूत, प्रमाण इलेक्शन कमीशन का कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई धांधली होती तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती नहीं, और अगर कोई धांधली ना होती तो फिर यह सरकार जाती भी नहीं। जी अनुराग जी, पहले तो मैं एक कमेंट के साथ अपनी बात शुरू करूंगी। अभी कह रहे थे कि पिछली सरकारों में तो बूथ कैप्चर होते थे, लेकिन मैं बता दूं कि इस सरकार के दौरान तो जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही कैप्चर हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं की साख को लगातार गिराया है। मैंने अपने सवाल की शुरुआत इससे की थी कि अगर चुनाव आयोग कैप्चर होता तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनती, मुझे ये तो बता दीजिए। तीन बार कैसे बनती, मुझे ये तो बता दीजिए। तो रही हूँ मैं, आप मेरे को अपने पैनल में सबसे लास्ट में बोलने का मौका देते हैं। अब कोई तो अंत में बोलेगा, आप सबको पहले कैसे बुलवा लूंगा, बताइए। सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ और सिलसिलेवार तरीके से दे रही हूँ कि पहले की सरकारों में बूथ कैप्चर होते थे। दुर्भाग्यपूर्ण
इस सरकार के दौरान पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है ना, पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन गया है। ये बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा रहा है। और अभी कह रहे थे कि कोर्ट नहीं जाते, जनता निकलकर सामने नहीं आती, तो अभी पिछले महीने आप और हमने मिलकर डिबेट करी थी जो है बंगाल पे के SIR के मुद्दे पर। जब बंगाल की सरकार गई थी कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वहां के जो है हम वहां पर जजों की नियुक्ति करेंगे, जज पूरी SIR की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट नजर आई। किस प्रकार से एजेंसियां किसी सरकार के टूल के रूप में काम कर रही है, ये नजर आई। देखिए, आप हंसिए मत, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने बोला या नहीं बोला? मतलब अब आपके हिसाब से देश में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कराएगा, चुनाव आयोग नहीं कराएगा? मतलब चुनाव आयोग की प्रासंगिकता क्या रह गई फिर, ये बताइए राखी बिल्लान। फिर तो बहिष्कार करिए चुनावों का आप लोग, फिर आप चुनाव में जाते क्यों हैं? फिर TMC को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। फिर तो बहिष्कार आप लोग करते नहीं है, बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग चुनाव का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बार बार कह रही हूं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। और हम इस देश के अंदर संविधान को मानने वाले हैं, मजबूत विपक्ष का लगातार प्रमाण देने वाले हैं और डटकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जनता को भी तो कन्विंस कीजिए राखी जी। इसमें अभी पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी रिहा हुए हैं, इस बात को बिल्कुल सत्यापित कर दिया, सबूतों के अभाव में रिहा हुए हैं। और अभी ED, CBI, हाई कोर्ट जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक टूल बनाकर विपक्ष के खिलाफ उपयोग करती है। लगातार SIR के मुद्दे पर, और सबसे पहले दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछले दरवाजे से वोट काटकर। ठीक है, रोहित अग्रवाल बचे हुए हैं। राखी जी, समय रहा तो आता हूं आपके पास। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। रोहित अग्रवाल वोट शेयर कम करती है और फिर जो है जबरन चुनाव को हाईजैक करती है। मैं पुनः कह रही हूँ, पिछली सरकारों में बूथ कैप्चर होते थे और इस सरकार में पूरा का पूरा इलेक्शन कैप्चर हो रहा है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए भाई, राखी जी को जवाब दीजिए। बट्टा लगाने का काम ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर अच्छा हो गया ना, जो है देश की साख पर बट्टा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र, अरे लिख के लाया, पूरा बोलना पड़ेगा इनको, बोल। अच्छा ठीक है, हाँ रोहित अग्रवाल जी। नहीं, इसीलिए हो गया भाई, मैंने इनको मौका दे दिया। मैंने कहा ये बोल लें, हाँ कहीं कुछ रह ना जाए। मुझे अपने समय का भी ख्याल रखना है। नहीं, इसीलिए अनुराग जी मैं अनुराग जी इंतजार कर रहा था। मैंने कहा शायद ये चुप हो, शायद ये चुप हो, शायद ये चुप हो। समस्या ये है, इन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है, इसके आगे इन्होंने कुछ किया नहीं। जनता की सेवा करोगे नहीं, जनता के बीच में जाओगे नहीं। और आप संवैधानिक संस्था की बात करते हो, ED की रेड होती है तो खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाती है उसको रुकवाने के लिए। इनकम टैक्स की रेड होती है तो खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाती है उसको रुकवाने के लिए। आप अपनी पुलिस का दुरुपयोग करते हो केंद्रीय संस्थाओं के खिलाफ, और अब आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अरे भाई, जनता के बीच में जाओगे तभी तो जनता से वोट पाओगे ना। ममता बनर्जी जी निरंतर मुख्यमंत्री बन रही हैं तो जनता के आशीर्वाद से ही तो बन रही है ना। तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष ना होता तो कैसे बनती है मुख्यमंत्री जो बन रही हैं ये? तो एक तो समझना पड़ेगा ना हमको कि आप तो मुख्यमंत्री खुद बन रही हो और इसी निष्पक्ष चुनाव आयोग के कारण आप बन रहे हो, परंतु उसके बावजूद आप ये जो कह रहे हो ये दिखाता है कि आपने इस 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। अगर आपने काम किया होता, अरे तब तो इसका मतलब ये है ना भाई साहब, फिर तो ये क्लियर है। अगर आपको खुद लग रहा है कि इसके बाद भी आपकी सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष हो गया ना। तो आप तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्लीन चिट दे दी संजय जी ने, खुद ही क्लीन चिट दे दी। गो बैक नहीं होगा तो आप कैसे बनोगे? क्लीन चिट भी दे दी। जो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है ना कि आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। चुप हो जाओ ना भैया, चुप हो जाओ। डिबेट को हाईजैक करने से कुछ थोड़ी ना होगा। डिबेट को हाईजैक करने से कुछ हो जाएगा क्या? ये इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रात को जो मच्छी खाई थी उसका कांटा चुभ गया है क्या गले में? रात को जो मच्छी खाई थी उसका कांटा गले में चुभ गया है क्या? ये TMC के खान-पान पर टिप्पणी, कारण क्या है? क्या दर्द है जो छुपा रहे हो? रात को जो मच्छी खाई थी उसका कांटा चुभ गया है क्या? क्यों बिल बिला रहे हो?
सुनने की भी थोड़ी सी क्षमता रखो। सुनोगे तभी तो अच्छे स्पोक्स पर्सन बनोगे। सुने बिना थोड़ी ना बन जाओगे अच्छे स्पोक्स पर्सन। अच्छा, सुनने की भी क्षमता रखो, सुनने की भी क्षमता रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। अरे सुनने की भी क्षमता रखो, अभी तो जनता सुनाएगी। ठीक है। अरे तो भैया दूसरे के बारे में बोलोगे तो दूसरा आदमी को तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, दूसरे आदमी के बीच में बोलोगे तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। चलिए, राखी बिल्लान और रोहित अग्रवाल जी को समय कम दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल पर डिबेट शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, ये टू बी कंटिन्यूड है। पश्चिम बंगाल में अब मुझे लगता है कि राजनीतिक हालात का ऊंट जो है कभी इस करवट कभी उस करवट उठता और बैठता रहेगा। तो हम इस पर समय समय पर जब भी जरूरी होगा डिबेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल आज की डिबेट के लिए सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।